हाँ, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है व्रक्कणु के बारे में। देखो दोस्तों, परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछे परीक्षा में व्रक्कणु यानी नेफ्रॉन क्या है, तो उसके बारे में आपको किस तरह से उत्तर देना है। तो दोस्तों देखो, इसका उत्तर होता है वृक्क के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं होती है। इन संरचनाओं को व्रक्काणु कहते हैं। अगर आप सबसे परीक्षा में अगर पूछे कि भाई व्रक्कणु क्या है, तो ध्यान रखना दोस्तों, वृक्क के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं होती है। इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? व्रक्कणु कहते हैं। वैसे तो ध्यान रखना दोस्तों, जो व्रक्कणु होता है ना, वो वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। और ये भी ध्यान रखना, एक वृक्क के अंदर लगभग 10 लाख व्रक्कणु होते हैं। अगर मान लो दोस्तों प्रश्न अगर ज़्यादा नंबरों का आया या फिर थोड़ा अगर बड़ा आया, तो वो प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है, जैसे व्रक्कणु नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। या फिर इस तरह से भी आ सकता है, गुर्दे में मूत्र निर्माण के प्रक्रम का सचित्र वर्णन करें। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन को व्रक्कणु का चित्र बनाना आना चाहिए। यानी कि जो नेफ्रॉन होता है ना, उसकी संरचना कैसी होती है, उसके बारे में सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इसका संरचना किस तरह से बनेगी। तो देखो दोस्तों, ये होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचना ही है। इसमें जो सबसे ऊपरी पर दे रखा है आपको, वो अभिवाही धमनिका है और अपवाही धमनिका होती है। जबकि इसमें जो अभिवाही धमनिका होती है दोस्तों, इसका काम होता है अशुद्ध रक्त को लाने का। जबकि जो अपवाही जो धमनिका होती है, इसका काम होता है शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का। आगे तुमको इसमें दिख रहा है दोस्तों ग्लोमेरुलस। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो अशुद्ध रक्त होता है उसको छानने का कार्य किया जाता है। इसके बाद में आपको दिख रहा है दोस्तों इसमें बोमेन संपुट। ये बोमेन संपुट जो होता है दोस्तों, ये एक कप के जैसी संरचना होती है। और बोमेन संपुट के अंदर जो उपस्थित होता है उसे अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये पहले भी एक बार परीक्षा में आ चुका है कि बोमेन जो ग्लोमेरुलस होता है वो किस में उपस्थित होता है। तो ध्यान रखना, बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस उपस्थित होता है। आगे आपको नीचे दिख रहा है अवरोही चाप, इसके बाद में हेलने का चाप, इसके बाद में दे रखा है आगे अधिरोही चाप। और ये जो अधिरोही चाप होता है, ये आगे जाके दोस्तों किससे मिल जाता है? संग्राहक नलिका से। और ये जो संग्राहक नलिका होती है, इसके द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को कहाँ तक पहुँचाया जाता है? मूत्राशय तक पहुँचाया जाता है। और मूत्राशय में जाकर इकट्ठा हो जाता है। इसके आगे इसको फिर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। चलो आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं नेफ्रॉन के बारे में। अगर आपसे दोस्तों अगर पूछे कि नेफ्रॉन की बनावट कैसी होती है, तो ये देख लो इसकी बनावट, और इसके बारे में कुछ और भी बातें आपको याद रखनी है जो आगे हम पढ़ते हैं। देखो चलो, तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि नेफ्रॉन की रचना के बारे में बताए, तो अपना उत्तर किस तरह से लिखेंगे। व्रक्कणु के प्रारंभ में एक कप जैसी संरचना होती है जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। हाँ जी दोस्तों, तो ये बात आप ध्यान रखना कि बोमेन संपुट किसे कहते हैं। जो व्रक्कणु के जो प्रारंभ में एक कप जैसी संरचना होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। अभी मैंने आपको चित्र में बताया था। बोमेन संपुट के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यह वही जगह है जहाँ पे अशुद्ध रक्त को छानने का काम किया जाता है। आगे देखो दोस्तों, जो अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका से जुड़ा रहता है। अवरोही चाप हेलने चाप द्वारा अधिरोही चाप से जुड़ा हुआ है। यह अधिरोही चाप संग्राहक नलिका में खुलता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अभी आपको चित्र में बताया था कि जो अधिरोही चाप होता है
वो संग्राहक नलिका में जाके खुलता है, और जो संग्राहक नलिका होती है वो आगे जाके जो अशुद्ध रक्त होता है, जो जैसे अशुद्ध अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, खनिज, लवण, इनको क्या बाहर निकालने का काम किया जाता है संग्राहक नलिका के माध्यम से। इसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो यूरिया होता है ये अपने मूत्र का एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। बाकी हम अब पढ़ते हैं इसकी क्रियाविधि के बारे में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे नीचे आपको चित्र भी दिखाया जा रहा है। इसमें सबसे पहले जो क्रियाविधि का जो पहला जो चरण होता है, यानी कि पहली जो विधि होती है, वो होता है दोस्तों छानना। अब देखो दोस्तों, इसमें छानने के बारे में किस तरह से ये अपशिष्ट पदार्थों को छानता है। पहली क्रियाविधि है छानना, जिसमें दे रखा है अभिवाही धमनिका से आए हुए। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो अभिवाही धमनिका होती है ना, उसके द्वारा अशुद्ध जो रक्त होता है उसको लाया जाता है। तो अशुद्ध रक्त कोशिका गुच्छ द्वारा छाना जाता है, तो ध्यान रखना। और जो क्षनित शुद्ध रक्त अपवाही धमनिका होते हुए वापस चली जाती है, तथा क्षनित अशुद्ध पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण एवं जल अवरोही चाप होते हुए अधरोही चाप में तथा संग्राहक नलिका में पहुंचता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको चित्र में दे रखा है जो क्षनित अशुद्ध पदार्थ होते हैं वो कहाँ से होके चले जाते हैं। पहले तो जाते हैं अवरोही चाप से होते हैं, उसके बाद में जाते हैं एहनिका चाप से होते हुए, फिर उसके बाद अधिरोही चाप से होते हुए कहाँ चला जाता है, संग्राहक नलिका में चला जाता है। तो दोस्तों ये चित्र अच्छे से देख लो। आगे इसका ये तो है दोस्तों पहला वाला चरण। चलो क्रियाविधि का जो दूसरा चरण होता है वो हम देखते हैं। जैसे दे रखा है पुनः अवशोषण, ये दूसरा चरण है दोस्तों नेफ्रॉन की क्रियाविधि का। इसमें दे रखा है जैसे जैसे क्षनित पदार्थ नलिका से होकर गुजरते हैं, उनमें से लाभप्रद जैसे ग्लूकोज एवं जल नलिकाओं के कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, तथा बाकी पदार्थों को संग्राहक नलिका में भेज दिया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो क्षनित पदार्थ होता है वो जब नलिकाओं से गुजरता है तो उनमें क्या होता है कि ग्लूकोज और जल लाभप्रद अगर कुछ पदार्थ रह भी जाते हैं तो उनका कोशिकाओं के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। आगे इसका जो तीसरा चरण होता है वो देखते हैं दोस्तों, मूत्र बनाना। तो ये क्रियाविधि का तीसरा चरण है, अच्छे से पढ़े दोस्तों। तो पुनः अवशोषण के बाद बचे पदार्थ जैसे जल, यूरिक अम्ल, यूरिया, लवण इत्यादि संग्राहक नलिका से मूत्राशय में पहुंचती है, तथा अंत में मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों ये होता है अपना वर्काणु नेफ्रॉन का जो पूरा टॉपिक है। तो अच्छे से पढ़े, एक बार वापस वीडियो को देख ले और स्क्रीनशॉट ले ले चाहे, लेकिन इसको अच्छे से याद रखिए, क्योंकि अगर परीक्षा में आ गया तो कम से कम 4 नंबर तो देखे ही जाएगा। चलो आगे आपको और इम्पोर्टेंट पर्सन बताते हैं। अगला दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पर्सन है अपना, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब की बार सबसे ज़्यादा संभावना है दोस्तों इसकी आने की। चलो परीक्षा में पूछेगा वो अंतर। तो चलो सबसे पहले अपन बताते हैं आपको स्वयंपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो वैसी पोषण जिसमें जीव अपने पोषण के लिए अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वयंपोषी पोषण कहते हैं, जिसे हरे पौधों में पाया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो स्वपोषी होता है उसे अपन हरे पौधे को बताते हैं, यानी कि जो स्वयंपोषी पोषण होता है ये पोषण हरे पौधे में पाया जाता है। अगला दे रखा है विषमपोषी पोषण। तो जिसमें जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे विषमपोषी कहते हैं दोस्तों। जैसे जीव जंतु होते हैं, जैसे हम मानव भी इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे अहरित पौधों में पाया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों। अब इससे भी अच्छा आपको एक सबसे ज़्यादा मोस्ट
प्रश्न बताया जा रहा है। देखो दोस्तों, यह है दो प्रश्न। बचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुदांत्र, यानी कि जो क्षुदांत जो भाग होता है ना दोस्तों, वो छोटी आंत का होता है, को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। तो प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से लिख ले और याद भी कर ले। क्षुदांत के आंतरिक स्तर पर बहुत सारी अंगुलियों जैसी संरचना होती है, जिसे दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम क्षुदांत के क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, जिससे क्षुदांत में पचे हुए भोजन में स्थित पोषक तत्वों का अवशोषण अधिक मात्रा में होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारा पचा हुआ भोजन होता है उसका जो सबसे अधिक अवशोषण होता है वो छोटी आंत के द्वारा किया जाता है, और छोटी आंत का जो भाग होता है क्षुदांत्र वाला, इसके द्वारा सबसे अधिक अवशोषण किया जाता है। चलो आगे आपको बताते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब की बार परीक्षा में ये वाला प्रश्न भी 100% आने की पूरी संभावना है, अतः आप अच्छे से चित्र बना ले। आपको चित्र जो दे रखा है वो दे रखा है मानव उत्सर्जन तंत्र का। जैसे ऊपर ही ऊपर आपको दे रखा है दोस्तों धमनी और सिरा। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो धमनी होती है उस धमनी का कार्य क्या होता है, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का। जबकि सिरा होती है, ये जो सिराओं का काम होता है, इसका काम होता है अशुद्ध रक्त को लाने का। जबकि आगे आपको वृक्क दे रखा है, वृक्क यानी कि जो किडनी होती है हमारी, इसके अन्य भाग भी दे रखे हैं, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये उत्सर्जन अंग होते हैं। जो उत्सर्जन अंगों से मिलकर बनने वाला जो तंत्र होता है उसको बोलते हैं दोस्तों हम उत्सर्जन तंत्र। तो दोस्तों आप सभी अच्छे से याद करें, बाकी आपकी परीक्षा में आप अच्छे से सफल हो, तो इसके लिए आपको दिल से मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। अब मेहनत ऐसी करें कि आपको अच्छे से सफलता मिल सके। तो ओके चलो दोस्तों, तो अच्छे से पढ़े, ठीक है, चलो बाय बाय।